हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए। हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए काइंडली आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हमारे केमिस्ट्री के पुस्तक में लगभग 115 तत्वों के बारे में दिया हुआ है। कितना तत्व दिया है भाई? 115 तत्व, अलग अलग तत्व हैं। तो ये जितने भी तत्व हैं एक दूसरे से अभिक्रिया कर बहुत ही लार्ज संख्या में, मतलब बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो यौगिक हम लोग के पास जो निर्माण होकर आते हैं, इनको 3 कैटेगरी में इनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है अम्ल, दूसरा आता है क्षारक और तीसरा है लवण। इस वीडियो में हम लोग ये तीनों के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे लवण के बारे में। तो ये अम्ल और क्षारक में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को इसके सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। आइए सूचक क्या होता है वो जानते हैं। सूचक, ये सूचक क्या चीज है भाई? सूचक से ही हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा यौगिक अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो ये सूचक से ही हम लोग को पता चलता है कौन सा यौगिक अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। देखिए, इसमें सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है, और मानव निर्मित सूचक हैं। उसके बाद आते हैं हम लोगों का जो गंधीय सूचक। तो ये 3 तरह के मुख्यतः सूचक हम लोग के पास हैं। तो जो प्राकृतिक सूचक है उसके बारे में पहले बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक क्या क्या है? तो सबसे पहले लिटमस पत्र आता है। ये जो लिटमस पत्र है वो जब अम्ल के साथ इसको हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को, मतलब नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल में परिवर्तित कर देता है। और अगर वो क्षार होता है, ठीक है, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार क्या करता है भाई? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये जो लिटमस पत्र है ये लाइकेन नाम का पौधा से निर्मित किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है हल्दी। ठीक है, हल्दी में किस तरह का गुण होता है भाई? जब हम लोग इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या फिर अम्ल से इसको ट्रीट करते हैं तो ये अपना रंग परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, अपना रंग परिवर्तन जैसा हल्दी का रंग है वैसे ही रह जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं, फिर क्षारक से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं तो उसका रंग जो है वो लाल या फिर गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो रेड कैबेज कहते हैं, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, जब इसको हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या फिर अम्ल के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो उसका कलर लाल रह जाता है। लेकिन जैसे हम लोग उसको क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आता है मानव निर्मित सूचक। ठीक है, मानव निर्मित सूचक क्या क्या है? तो सबसे पहला होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फेनोप्थेलिन। ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये क्या चीज होता है? ठीक है, इसका जो प्राकृतिक कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं या फिर अम्ल से इसको ट्रीट करते हैं तो इसका जो रंग है वो ये हो जाता है हम लोग का लाल कलर का। ठीक है, और जब हम लोग उसको क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो उसका रंग हो जाता है पीला कलर का। ठीक है, और ये जो फेनोप्थेलिन है, ठीक है, ये फेनोप्थेलिन को जब हम लोग अम्ल के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका जो रंग है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? कलरलेस। लेकिन जब हम लोग उसको क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो उसका रंग जो है बदल के पिंक हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक जैसे क्या हो जाएगा? जो प्याज है। ठीक है, प्याज से जब हम लोग अम्ल को टेस्ट करते हैं तो उसका गंध में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको क्षारक से हम लोग देखते हैं तो उसमें जो उसका स्वाद है, जो गंध है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है। मतलब प्याज का उसमें कोई तरह का कोई स्मेल नहीं रहता है। अब बात करते हैं एक होता है वेनिला। ये वेनिला में भी क्या होता है? जब अम्ल से उसको हम लोग ये करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका रंग, मतलब जो उसका गंध था वैसा ही रह जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको क्षारक से अभिक्रिया या फिर क्षारक से उसको टेस्ट करते हैं, क्षारक में जब टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? उसका जो गंध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और एक होता है लौंग का तेल। ये लौंग का तेल भी जब हम लोग अम्ल से करते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई तरह का कोई परिवर्तन
नहीं होता है। लेकिन जब उसको क्षारक से करते हैं तो उसका जो गंध है वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते इतना सारा चीज। आइए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में। अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है, दोनों को हम लोग साथ साथ समझेंगे ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है अम्ल। अम्ल हम लोग किसको बोलेंगे और क्षारक हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। अम्ल क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जल में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल क्या है, एक ऐसे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में H+ आयन देते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अम्ल बोलेंगे। क्षारक किसे कहेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और जल में OH- आयन देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, ठीक है। अम्ल और क्षारक का डेफिनेशन तो हम लोगों ने जान लिया। अब कुछ एग्जांपल भी जान लेते हैं, अम्ल का एग्जांपल और क्षारक का एग्जांपल, ठीक है। अम्ल में कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बहुत सारा अम्ल हम लोग इस तरीके से उदाहरण ले सकते हैं। उसी प्रकार से क्षारक का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्षारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अभी जितना भी क्षारक है, ठीक है, जितना भी क्षारक है या फिर अम्ल है, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रबल अम्ल के बारे में। सबसे पहले जानिए जो प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसको हम लोग जल में घोलते हैं तो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा, ठीक है, और पूरी तरह से वो घुल जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का कुछ उदाहरण जैसे हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया या फिर नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार से दुर्बल अम्ल का अगर बात करें तो दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा भाई, जो जल में घोलने पर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे और पार्शियली आयोनाइज हो, मतलब थोड़ा थोड़ा आयोनाइज हो, मतलब पूरी तरह से ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल, ठीक है। जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से खुद से मिलते हैं उस जनरली वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सब क्या है, प्राकृतिक से हम लोगों को मिलता है, तो ये सब सारा का सारा क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। जैसे अब हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा अम्ल हम लोगों को कहां से मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है सिट्रिक अम्ल का। सिट्रिक अम्ल हम लोगों को नींबू से या फिर संतरे से मिलता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो है हम लोगों को इमली से मिलता है या फिर कच्चा अंगूर या फिर कच्चा आम से हम लोगों को ये चीज मिलता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हम लोगों को टमाटर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है लैक्टिक अम्ल, जो कि हम लोग का खट्टे दूध से मतलब दही से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बात आता है मिथानोइक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में होता है या फिर जो नेटल प्लांट होता है, खुजली का जो पत्ता होता है उसमें पाया जाता है। फिर होता है एसेटिक अम्ल, जो कि हम लोग का सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो प्रबल क्षार है, ठीक है, प्रबल क्षारक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्षार जो एक वर्ड मैंने अभी उच्चारण किया, हम लोग किसको क्षार किसको बोलते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें ही क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्षारक है, ठीक है, इसका भी प्रबल और दुर्बल होता है। तो प्रबल कैसे जानेंगे, जैसे हम लोग अम्ल में पढ़े थे कि ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है, ज्यादा मात्रा में OH- आयन दे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक, ठीक है। और साथ ही साथ जल में वो आसानी से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक में कुछ उदाहरण जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, प्रबल क्षारक हैं। अब दुर्बल क्षारक का बात करते हैं, जो जल में कम मात्रा में घुले, ठीक है, कम मात्रा में OH- आयन दे, तो ये उसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जिंक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, तो ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रबल दुर्बल हम लोगों ने जान लिया। अब ये जो अम्ल है और क्षारक है, इनको हम लोग तनुकृत करना पड़ता है। तनुकृत क्यों करना पड़ता है भाई, क्योंकि कोई भी अम्ल या फिर कोई भी क्षारक अपना अम्लीय या फिर क्षारकीय व्यवहार नहीं दिखाता है जब तक उसमें जल का मात्रा ना हो। जल की अनुपस्थिति में ये लोग अपना जो बिहेवियर है वो शो नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग तनुकृत करते हैं। और हाँ, तनुकृत करने से हम लोग का एक फायदा और है कि हम लोग इसमें ज्यादा मात्रा में भी जल मिला सकते हैं, कम मात्रा में भी जल मिला सकते हैं। तो जिसमें हम लोग ज्यादा मात्रा में जल मिलाया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे तनुकृत अम्ल या फिर तनुकृत क्षार,
और इसमें कम मात्रा में मिलाया हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल या फिर सांद्र क्षारक। ठीक है, जिसमें पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में वाटर अगर मिलाया रहा है, जल अगर मिलाया रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रबल नहीं, सांद्र अम्ल या फिर सांद्र क्षारक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग इसको तनुकृत करते हैं, ठीक है, अम्ल को या फिर क्षारक को जब भी तनुकृत करते हैं, तो हम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी अम्ल या फिर क्षारक को हम लोगों को जल में मिलाना होता है, ना कि जल को अम्ल में मिला दे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होता है ये काफी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, ये उष्माक्षेपी बहुत ज्यादा, मतलब उष्मा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ये रिलीज होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जल को अम्ल में मिला देंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही जल्दी वो गर्म हो जाएगा और उसका जो बर्तन जिसमें रखा हुआ है वो तुरंत से वो फट जाएगा गर्म से, और फट जाने से क्या होगा, हम लोगों पर पूरा छींटा पड़ जाएगा, जिससे कि हम लोगों का जो एसिड बर्न जो कहा जाता है वो हो जाएगा, जिससे कि हम लोग का स्किन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इससे हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम लोग इसको तनुकृत करते हैं तो अम्ल या फिर क्षारक को धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम लोग जल में मिलाते हैं घोलते हुए। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का अम्ल क्षारक तथा लवण नहीं, अम्ल और क्षारक का जो बेसिक बात था वो चीज। अब आइए देखते हैं इसका जो गुण है, तो गुण में हम लोग का क्या है, ये तीनों बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। क्या कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में H+ आयन देते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या था, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जल में OH- आयन देते हैं। तो ये बात हम लोग पहले ही सीख लिए हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं थोड़ा सा कुछ अभिक्रिया के बारे में। तो जो भी अम्ल होगा वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे यहाँ अम्ल में देखिए 2HCl है, अम्ल है, धातु की जगह Zn लिया गया, मतलब जिंक है। लवण क्या बना भाई, ZnCl2, दैट मींस जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं। मतलब क्या है कि सभी क्षारक जो है वो धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ दो ही धातु जो है जनरली वो दो ही धातु जो है वो जनरली क्या करते हैं, क्षारक से अभिक्रिया करते हैं। जैसे एक Zn है, मतलब जिंक है, और एक होता है अल्युमिनियम। यही दो जनरली हम लोग का क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, ये Zn क्या है, जिंक है। तो ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट का निर्माण किया, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। ये सोडियम जिंकेट भी लवण होता है और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, सिर्फ कुछ धातु ही क्षारक से अभिक्रिया करते हैं, सभी धातु क्षारक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग का अम्ल और धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम धातु कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। यहाँ पे धातु कार्बोनेट का उदाहरण लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट है। दोनों जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड लवण है। ठीक है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट या फिर धातु का बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं 6 नंबर पे, अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, CO क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या किया, ये कॉपर क्लोराइड का निर्माण किया, साथ ही साथ जल का निर्माण किया। उसी प्रकार क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्षारक जैसे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 क्या, अधातु ऑक्साइड, इससे अभिक्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया, साथ ही साथ जल का निर्माण किया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है। ठीक है, उसी प्रकार से अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। मतलब ये जो अम्ल है इसी क्षारक से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल का निर्माण करता है। सेम उसी प्रकार से क्षारक क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करेगा। दोनों एक ही बात है भाई, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करे, क्षारक जो है अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों बात एक ही है। इसमें क्या बनेगा, हम लोग का लवण तथा जल का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब अभिक्रिया किया तो हम लोगों का यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ भाई, लवण। NaCl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो इस तरीके से इसका जो भी गुण है ये दोनों
सेम होता है, ठीक है। सत्वा नंबर दोनों में क्या है, सेम है। फिर अगला क्या है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया कर रहे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। तो ये था इसका बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं क्षारक के बारे में, सॉरी नमक के, क्या बोलते हैं उसको भाई, लवण के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए नमक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नमक भी लवण होता है, ठीक है। तो ये जो लवण है उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो लवण होता है भाई, ये अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या का निर्माण हो रहा है भाई, लवण का निर्माण हो रहा है। तो ये जो लवण है ये अम्ल तथा क्षारक के अभिक्रिया से ही ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का लवण के बारे में बात। एक चीज थोड़ा सा रह गया है भाई, क्या रह गया है कि सभी क्षार में क्या कॉमन होता है और सभी अम्ल में क्या कॉमन होता है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो सभी क्षार में क्या कॉमन है, जो भी क्षार होते हैं वो अभिक्रिया करके, सॉरी जो भी क्षार होते हैं वो सभी क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, और जो भी अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये बात थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बताया। हम लोग पढ़ रहे थे लवण के बारे में। लवण क्या होता है, जो अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ निर्मित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, ठीक है। अब लवण में भी अब इसका परिवार होता है, लवण परिवार जिसको हम लोग बोलते हैं। और लवण परिवार कैसे हो गया भाई, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोराइड, ठीक है। अगर क्लोराइड का ही बहुत सारा लवण रहे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, अल्युमिनियम क्लोराइड हो, जिंक क्लोराइड हो, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड हो, तो ये सब किसका परिवार हो गया भाई, क्लोराइड, ठीक है। किसका परिवार हो गया, क्लोराइड का। तो इसी तरीके से इसका परिवार होता है। अगर हम लोग सोडियम परिवार का बात करें, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ये सब किसका परिवार हो जाएगा, सोडियम का परिवार हो जाएगा। इसी तरीके से इसका परिवार हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे बात आता है कि जो हम लोग का जो लवण निर्माण हो रहा है वो लवण 3 तरीके से हो सकता है। क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, या फिर उदासीन भी हो सकता है। अब उदासीन क्या होता है भाई, उदासीन जो अम्लीय तथा क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय दोनों नहीं होता है, ठीक है। ना ही वो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे उदासीन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं उदासीन। क्लियर है ना। तो इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को जानना है कि कैसे हम लोग जो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। तो जब अभिक्रिया, देखिए लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। क्लियर है। तो जब अम्ल प्रबल होगा और क्षारक दुर्बल होगा तो उस समय जो उसका लवण होगा वो अम्लीय होगा। कहने का मतलब क्या है, जो प्रबल उसमें हो रहा है, अगर अम्ल प्रबल हो रहा है तो जो उसका लवण बनेगा वो अम्लीय होगा। अगर क्षारक प्रबल हो रहा है तो उसमें जो लवण बनेगा वो क्षारकीय होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी बात किया कि अम्ल अगर प्रबल है और क्षारक दुर्बल है तो लवण जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर क्षारक प्रबल है और अम्ल दुर्बल है तो वो लवण जो होगा वो क्षारकीय होगा। लेकिन जब दोनों का दोनों प्रबल हो तो क्या होगा भाई, उदासीन होगा, ठीक है। जब दोनों का दोनों प्रबल हो तो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अब ये पीएच स्केल क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे और डिटेल पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या है भाई, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम लोग कोई भी अम्ल हो या फिर क्षारक हो उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है, ठीक है। बाकी जितना भी सूचक अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जो प्राकृतिक सूचक था या फिर क्या बोलते हैं उसको, गंधीय सूचक था या फिर मानव निर्मित सूचक था, उसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ उसमें पता लगा सकते थे कि कौन सा अम्लीय है या फिर कौन सा क्षारकीय है। लेकिन ये जो पीएच स्केल है इससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा प्रबल है और कौन सा कम प्रबल है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मार्क किया हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें 0 से लेकर 7 से कम, 0 से 7 से कम, ठीक है, वो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक 14 तक वो क्या होता है, क्षारकीय होता है। जो 7, जिसका पीएच 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिसका पीएच 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन।
क्या बोलते हैं भाई, उदासीन। क्लियर है। तो इसमें भी अब प्रबल क्या होगा, जो उदासीन से जितना दूर रहेगा, ठीक है, 7 से जो जितना दूर रहेगा वही उतना ही उदासीन वो कहलाएगा, सॉरी उदासीन नहीं कहलाएगा, मतलब उतना ही वो प्रबल कहलाएगा। अगर मान के चलिए किसी पदार्थ का अगर pH 1 है तो वो 7 से बहुत दूर है, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। हम लोग जानते हैं ना 0 से लेकर 7 से कम अम्ल होता है। अगर उसका pH 1 है, 2 है, 3 है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे 5, 6 ये चलने लगेगा तो वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। कहने का मतलब क्या है, अगर 0 से 3.5 तक है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और 3.5 से 7 से कम उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से हम लोग का क्षारक में भी है, अगर 7 से अधिक 10.5 से कम मतलब 10.5 से कम वो हो जाएगा हम लोग का दुर्बल क्षारक, और 10.5 से अगर अधिक हम लोग ले रहे हैं तो हो जाएगा हम लोग का प्रबल क्षारक। ठीक है। अब ये जो pH है इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है, फिर कितना क्षारकीय है, कितना प्रबल है, फिर कितना दुर्बल है। अब ये जो pH है इसका हमारे जो डेली लाइफ है, ठीक है, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें क्या इसका रोल है। तो सबसे पहला हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग का पाचन तंत्र में, ठीक है, जब हम लोग का पेट का जब pH है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग का पेट में एसिडिक होने लगता है। तो ये जो एसिडिक हो जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्षारक लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं या फिर इनो पीते हैं। उसमें क्या होता है भाई, क्षारक होता है, जिससे कि हम लोग का जो पेट है उसका सारा गैस्ट्रिक जो है, जो एसिडिक मटेरियल जो है वो सारा का सारा वहां से निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है हम लोग का जो रोल है pH का। उसके बाद जो हम लोग का दांत का pH, हम लोग का दांत का pH नॉर्मली 5.6 के आसपास होता है। तो अगर उससे कम हो जाता है तो हम लोग का दांत सड़ने लगता है, ठीक है, डिकम्पोज होने लगता है। तो ये जो सड़ने लगता है उसी प्रक्रिया को हम लोग रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारक लेते हैं। जब हम लोग दंतवन करते हैं करंज का या फिर नीम का तो उसमें क्या होता है, कड़वाहट होता है। कड़वा कैसा होता है भाई, कड़वा किसको बोलते हैं हम लोग, अभी पढ़े थे हम लोग, कड़वा क्या होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक से वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग करंज का दंतवन या फिर नीम का दंतवन को बेस्ट मानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कोलगेट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग का लवण होता है, ठीक है, जो कि क्षारकीय लवण होता है, जिससे कि हम लोग का जो दांत है उसका pH अगर कम हो गया रहता है तो उसको हम लोग उदासीन कर देते हैं, जिससे कि हम लोग का दांत सड़ने से बच जाता है। उसके बाद हम लोग का क्या है, ये अम्लीय वर्षा में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। जब बारिश होता है उसका pH कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेता है। ठीक है, और ये अम्लीय वर्षा जो है हम लोगों के लिए या फिर जो जीव जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के चलते जो जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु वो भी मरने लग जाते हैं, या फिर जो बाहर जो जीव जंतु हैं वो सब भी उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और पेड़ पौधों को तो प्रभाव होता ही है। ठीक है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, वो मरने लग जाते हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण। अब ये जो अम्लीय वर्षा है ये तो क्या बोलते हैं, बहुत ही तरह से हम लोगों को क्या करता है, अफेक्ट पहुंचाता है। तो ये सब था हम लोगों का pH का, जो हम लोग का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज का बात। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था लवण के बारे में, लवण के परिवार के बारे में पढ़ लिया, साथ ही साथ जो लवण होते हैं वो कब प्रबल होंगे, कब दुर्बल होंगे, कब उदासीन होंगे, उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल। तो आइए हम लोग जानते हैं ये साधारण नमक क्या होता है। देखिए साधारण नमक, सबसे पहले समझ लीजिए कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम क्या है, साधारण नमक, रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोगों का साधारण नमक का निर्माण हो जाता है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। तो ये जो साधारण नमक है, ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारा केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एक अलग से हम लोग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्या है, इससे बहुत सारा केमिकल्स हम लोगों का बनाया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ठीक है, खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा चीज हम लोग इसी चीज से बनाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग को एक स्पेशल तरीके से पढ़ना पड़ रहा है। और भी कुछ उपयोग है यहाँ पे, देखिए खाना पकाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। भाई बिना नमक के तो स्वाद ही नहीं आएगा। ठीक है, तो खाना पकाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अचार के संरक्षण में या फिर मीट या फिर मछली उसके भी संरक्षण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और बर्फ पिघालने, जैसे ठंडा प्रदेश है
ठीक है। ठंडा प्रदेश में क्या होता है, ठंडे के दिनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाता है रोड में, तो उसी बर्फ को पिघालने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या, रासायनिक पदार्थ जैसे धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आइए सबसे पहले इसका जितना भी रासायनिक इससे बनता है उस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जो साधारण नमक से जो पहला केमिकल, जो पहला रसायन बनता है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, साधारण नाम क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaOH। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक चीज और हाँ याद रखिएगा इसमें कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है, ये क्लोरीन है। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का क्लोरीन का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ क्षार का भी निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको स्पेशल नाम दिए गए हैं जिसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ बात हम लोग कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण का। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, साबुन के निर्माण में होता है, कागज के निर्माण में होता है। ठीक है, धातुओं में जो ग्रीस लगा हुआ रहता है उसको हटाने के लिए किया जाता है, तो बहुत तरीके से इसका उपयोग है। यहाँ जो क्लोरीन है इसका भी बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे जल में हम लोग जो कीटाणु हो जाता है उसको मारने के लिए, या फिर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो इसका भी बहुत सारा उपयोग है, PVC बनाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का उपयोग तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, और रॉकेट के ईंधन के रूप में। तो इस तरीके से इसका भी बहुत सारा उपयोग है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अब दूसरा केमिकल जो है वो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो आइए लोग बढ़ते हैं दूसरा रसायन की ओर। दूसरा रसायन क्या है भाई, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ठीक है, तो ये सब जो रासायनिक नाम है या फिर रासायनिक सूत्र है ये हो गया इसका साधारण नाम। तो इस सबको हम लोग को याद रखना होता है। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चन सब जो है आता है, इसलिए ये सब मैंने अलग से लिख रखा है। इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है अमोनिया के उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंटासिड बनाने के लिए, अग्निशमक के रूप में, बहुत सारा इसका उपयोग है। ठीक है, केक बनाने के लिए या फिर पावरोटी के फैक्ट्री में। ठीक है, बहुत सारा इसका उपयोग है। अब बात करते हैं हम लोग धोने की सोडा का। ठीक है, जो इसका तीसरा रसायन है, धोने की सोडा क्या है, इसका रसायन नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण जो यहाँ पे हम लोग का हो गया था हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने से ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। फिर ये जो सोडियम कार्बोनेट टूट गया उसको हम लोग क्या करते हैं, जल के 10 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में। ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए, जल की कठोरता हटाने के लिए, जो परमानेंट कठोरता होता है जल का उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग और अगला देखते हैं क्या है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगला रसायन की ओर। अगला रसायन क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो नाम है, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और होता है रासायनिक सूत्र क्या, CaOCl2। और जो साधारण नाम अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है भाई, CaOH2 मतलब जो हम लोग का शुष्क भुजा हुआ चूना जो होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे। जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करेगा और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करेगा। तो ये जो हम लोग का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, इसका अब उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग होता है वस्त्र के उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, बहुत सारे रसायन जो होता है उसके उपचायक के रूप में होता है, रोगाणुनाशक के रूप में। जैसे हम लोग जल में जो रोगाणु आ जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण देते हैं तो अपने आप वो नष्ट हो जाता है और वाटर जो है मतलब जो जल है वो साफ हो जाता है। ठीक है, फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 कितना? हाफ H2O है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है भाई? जब जिप्सम को, ठीक है, CaSO4 2H2O होता है क्या? जिप्सम। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन में गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, मतलब कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट में टूट जाता है, मतलब आधा हाइड्रेट है। ठीक है, जल का कितना अणु है? आधा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में टूट जाता है और बाकी जो जल का अणु है वो अलग हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या का निर्माण करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टूटी हड्डियों को सही जगह पे रखने में, ठीक है, सही जगह स्थिर रखने में, उसके बाद खिलौने में, ठीक है, सजावट के सामान बनाने के लिए, साथ ही साथ क्या है, सतह को चिकना बनाने के लिए। जैसे हम लोग दीवार को प्लास्टर करवाते हैं तो उसी टाइप से सतह को ये क्या करता है? पूरी तरफ से चिकना बनाता है। तो इसका इतना सारा उपयोग है। अब एक चीज में हम लोग को याद रखना है, ये जो जिप्सम है, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो बन जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन जाता है। लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या होता है? तुरंत जल के अणु के साथ फिर से अभिक्रिया करके फिर से जिप्सम बना लेता है। अब जिप्सम जो होता है वो बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अगर फिर से वो दोबारा जिप्सम बन गया तो फिर उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग जो भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको वायुरोधी बर्तन में रखते हैं, वायुरोधी चीज में रखते हैं। ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये क्या होता है? जिप्सम बनने से बच जाता है। तो ये था बात हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने अर्ध हाइड्रेट पढ़ा, इसमें 2 हाइड्रेट है, तो ये क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण, जल का क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो कोई भी लवण है, ठीक है, कोई भी एक लवण है उसमें कोई निश्चित मात्रा में क्या रहेगा? जल के अणु रहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल का क्रिस्टलीकरण। ठीक है, जैसे इसमें हम लोगों ने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट पढ़ा, 2 हाइड्रेट है, जल का कितना अणु है? 2 है, इसमें हेमीहाइड्रेट है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी में 5 रहेगा। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट पढ़े थे हम लोग। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी जो उसमें जल का अणु होता है उसी को हम लोग जल का क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और साथ ही साथ इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा चीज क्लियर हो गया है। इसका जो भी नोट्स है वो आप लोग को अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग कमेंट कर दें, जिससे कि आप लोग तक नोट इसका पहुंच जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड है सबके साथ ये वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद, जय।